सेठ दादा अब्दुल्ला जी का केस लिया था। जैसे वो कंप्लीट होता है केस, साथ ही साथ वो नेटल इंडियन कांग्रेस की वहाँ पे स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में इन 1893। तो उस टाइम पे जो फेवरल पार्टी थी वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अगेंस्ट अ बिल। वो क्या बिल था? सॉरी, वोटिंग राइट्स के लिए रिगार्डिंग जो बिल था 1893 में ये चीज। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन था सर वो? नहीं, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन अभी 1906 में हम उसको पढ़ेंगे। जो 1893 में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था दैट वाज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बिल, जिसमें वोटिंग राइट्स उनसे छीन लिए गए थे एक्स इंडेंचर्ड लेबरर से। इस बिल के अगेंस्ट गांधी जी को रोका जाता है बाय फेलो साउथ अफ्रीकन, फेलो इंडियन साउथ अफ्रीकन्स। अभी तक जो साउथ अफ्रीका में इंडियन लोग रहते थे उनको लगता था कि हम लोग शायद अनपढ़ हैं, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तौर तरीके नहीं पता, इसीलिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। बट व्हेन दे सॉ अ इंग्लिश एजुकेटेड अ बैरिस्टर फ्रॉम लंदन, उनके साथ भी सेम डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करी जा रही है, उनको कूली बैरिस्टर के नाम से बुलाया जा रहा है। तो उस टाइम पे दे रियलाइज्ड कि शायद ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट कि हम सिविलाइजेशन में पीछे रह गए इसलिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इंडियंस के साथ पर से ही डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी। तो गांधी जी को रोक लिया जाता है बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु न्यू इंग्लिश एंड हु न्यू हाउ टू फ्रेम पिटिशंस। तो 1894 में इस बिल के अगेंस्ट गांधी जी एक कैंपेन चलाते हैं, 10,000 सिग्नेचर्स को कलेक्ट किया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है इस बिल के अगेंस्ट, और इस बिल को फिर जो लंदन में अथॉरिटीज़ हैं उनको वीटो कर देती हैं। तो ये बिल वापस हो जाता है। क्लियर? तो ये मॉडरेट फेज गांधी जी का स्टार्ट हो रहा है। फिर 1894 में एक और एक्ट आता है जो अगेन डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही के कंसर्न में ही है, दैट इज पोल टैक्स। पोल टैक्स ऑफ 3 पाउंड्स हर एक इंडेंचर्ड लेबरर, एक्स इंडेंचर्ड लेबरर को पे करना पड़ेगा इफ़ ही वांट्स टू रिजाइड इन साउथ अफ्रीका। हमने कल इस बात को समझा था थोड़ा सा कि ये लेबरर्स 5 सालों के 3 सालों के कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे साउथ अफ्रीका में, बट जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दीज पीपल वर वेरी एंटरप्राइजिंग, जिसके बाद इन्होंने खुद लैंड लेके वहाँ पे प्लांटेशन करके उसको कंपटीशन देना शुरू कर दिया था टू यूरोपियन प्लांटर्स। उनको डिस्करेज करने के लिए ये बिल्स आ रहे हैं। तो ये बिल आएगा पोल टैक्स जो कि 3 पाउंड्स का था 1894 में। इसके अगेंस्ट गांधी जी फिर से इंडियंस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे और ये चलता रहेगा और इसका हमें रिलीफ मिलेगा 1914 में। तो ये एक एक्ट आता है। 1896 में गांधी जी गोज बैक टू इंडिया टू फेच हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। पोल टैक्स इट वॉज जस्ट कि जो इंडेंचर्ड लेबरर हैं उनको डिस्करेज करने के लिए टू सेटल डाउन इन अफ्रीका, उनके अगेंस्ट कुछ टैक्स लेकर आना वो चाहते थे। पहले ये उन्होंने सोचा था कि हम 25 पाउंड का उनको टैक्स लगाएंगे कि इफ़ दे वांट्स टू बी इन साउथ अफ्रीका एंड रिसाइड ओवर देयर देन दे विल हैव टू पे 25 पाउंड्स अ ईयर अ टैक्स टू द नेटल गवर्नमेंट। बट उसके अगेंस्ट नेटल इंडियन कांग्रेस ने, जो कि गांधी जी ने स्टैब्लिश करी थी, प्रोटेस्ट किया, तो ये 25 पाउंड को कम करके 3 पाउंड पे आ गया था। बट स्टिल इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स टू पे दिस टैक्स एज वेल। क्लियर? 1896 में गांधी जी गोज बैक टू इंडिया ऑन अ स्टीम शिप कॉल्ड पोंगोला। आपके एग्जाम में मैंने देखा थोड़े से स्टीम शिप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम कुछ कवर करेंगे, कुछ जो क्लास में अभी नहीं कवर होंगे वो हम आपको MCQs के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे 24 दिन लगते थे साउथ अफ्रीका से इंडिया आने में। आजकल तो कुछ टाइम नहीं लगता है, 800 किलोमीटर की स्पीड से प्लेन चलता है ऑन एन एवरेज। तो पोंगोला पे गांधी जी स्टीम शिप पे इंडिया वापस आते हैं टू फेच हिज फैमिली। इंडिया में आके उनको लगा कि मुझे साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, इंडियंस को जागरूक करना चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर ऑल इंडियंस। तो इस टाइम पे वो इंडिया के मेन लीडर्स के टच में आएंगे। जैसे वो बॉम्बे जाएंगे तो ही विल मीट फिरोज शाह मेहता, देन ही विल गो टू पूना वेर ही विल मीट गोपाल कृष्ण गोखले एंड बाल गंगाधर तिलक। तो इन तीनों पर्सनैलिटीज़ का गांधी जी के ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा। इन तीनों को गांधी जी ने एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि फिरोज शाह मेहता, व्हेन आई मेट हिम, ही अपीयर टू मी लाइक अ माउंटेन, ही अपीयर टू बी लाइक हिमालय,
कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी, इतना उनका करिश्मा ज़्यादा था उनकी पर्सनैलिटी में कि ही अपीयर्ड लाइक अ माउंटेन। एंड व्हेन ही मेट तिलक ही सेड कि इनकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रेव थी कि ही अपीयर्ड टू मी लाइक अ ओशियन। एंड ही सेड व्हेन आई मेट गोपाल कृष्ण गोखले ही अपीयर्ड टू मी लाइक गंगा, गेंजिस इंग्लिश में अगर मैं उसको प्रोनाउंस करूँ तो गंगा। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले के जो रिलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश होने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु के रूप में देखते हैं। स्पिरिचुअल गुरु कौन थे गांधी जी के? रायचंद। स्पिरिचुअल सक्सेसर कौन थे गांधी जी के? हिस्ट्री स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है? नो, विनोबा भावे। क्विट इंडिया मूवमेंट में ही वाज द फर्स्ट पर्सन, बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट रादर, इंडिविजुअल जब सत्याग्रह शुरू हुआ था। एंड हु वाज द पॉलिटिकल सक्सेसर? जवाहरलाल नेहरू। यस, गुड। तो ये कुछ 4-5 पर्सनैलिटीज है जो हमें हमेशा टिप्स में होनी चाहिए। रायचंद भाई, स्पिरिचुअल सक्सेसर विनोबा भावे जी। तो इस टाइम पे गांधी जी इंडिया में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को मिलते हैं और उस कॉज को के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। गांधी जी एक पैम्फलेट इशू करवाते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन पैम्फलेट, जिसमें जो भी जाति इंडियंस के साथ वहाँ पे हो रही है उसके रिलेटेड, नॉट पैम्फलेट, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज आ रहे हैं, जो उनको कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि वो रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते विदाउट परमिट, वो फुटपाथ को यूज़ नहीं कर सकते, वो होटल में रूम बुक नहीं कर सकते, इस टाइप की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके रिगार्डिंग एक पैम्फलेट को वो इशू करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आफ्टर स्पेंडिंग 6 months इन इंडिया ही कम्स बैक टू लंडन, सॉरी ही कम्स बैक टू साउथ अफ्रीका। एंड उस टाइम पे ही कम्स बैक ऑन अ स्टीम शिप विच इज़ नोन एज कोरलैंड। जिसमें उनकी वाइफ एंड उनके बच्चे भी थे साथ में, और इस कोरलैंड शिप के साथ एक और शिप भी आ रही थी जिसका नाम था नाडेरी। तो ये 2 शिप्स भर के साउथ अफ्रीका आ रही होती हैं। और साउथ अफ्रीका में जो उस टाइम पे वाइट्स थे उनको ऐसे लगा, नडेरी NADERI एंड कोरलैंड, उस टाइम पे जो वाइट्स थे अफ्रीका में उनको ऐसे लगा कि गांधी जी ने इंडिया में जाके हमारी काफ़ी बेइज्जती करवाई है। वर्ल्ड प्रेस के सामने उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें इस चीज़ को दर्शाया गया है कि जो वाइट्स हैं साउथ अफ्रीका में वो कितने गलत हैं। तो उस टाइम पे गांधी जी का वेलकम करने के लिए, या मैं बोलूँ कि उनको लिंच करने के लिए 4000 यूरोपियंस खड़े थे स्टीम शिप को वेलकम करने के लिए। दे वर देयर टू जस्ट बीट गांधी, दे वर देयर टू कि गांधी को हम सबक सिखाएंगे। तो इस टाइम पे जब गांधी जी शिप में थे तो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, उनको लगा कि अगर इस टाइम गांधी जी एकदम से शिप से निकल आएंगे तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ कहती हैं गांधी जी को कि आप अभी शिप से बाहर मत आइए, हम रात के अंधेरे में किसी तरीके से आपको निकाल देंगे। गांधी जी एग्रीज फॉर दैट। देन अ ब्रिटिश अगेन सम पर्सन फ्रॉम द शिप ही केम्स, ही सेड हिज नेम वाज मिस्टर लाफ्टर। ही सेज कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम डे लाइट में ही बाहर जाएंगे। तो गांधी जी उस चीज़ से भी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। देन ही विल कम आउट ऑफ द शिप इन डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट। तो जैसे कि लग रहा था वैसे ही हुआ, 4000 लोगों ने गांधी जी के ऊपर हमला कर दिया एंड ही वॉज लिटरली लिंच्ड। जो हमने मॉब लिंचिंग के 2-3 साल पहले काफ़ी इंसिडेंट्स होते हुए देखे थे, सेम इंसिडेंट अकर्ड विद गांधी जी एज वेल, बट ही वॉज सेव्ड। हाउ वॉज ही सेव्ड? एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी वाइफ जिन्होंने शी वॉज पासिंग बाय और उन्होंने देखा कि इस तरीके से गांधी जी को मारा जा रहा है बाय मॉब, तो शी इंटरवीन्स और वो किसी तरीके से मॉब को रोक के गांधी जी को अपने घर के अंदर ले जाती हैं। उस पुलिस ऑफिसर की वाइफ को हम पुलिस ऑफिसर का नाम था मिस्टर अलेक्जेंडर, हिज वाइफ मिसेस अलेक्जेंडर। तो शी सेव्स गांधी और उनको घर के अंदर ले जाया जाता है।
के अंदर ले जाने के बाद फिर उनको पुलिस कांस्टेबल के कपड़े पहना के रात को किसी तरीके से दे टेक हिम आउट एज वेल। अब इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा प्रेस में बात चली जाती है कि बिकॉज गांधी वॉज वेरी फेमस, इंडिया में भी उनको मेन पर्सनैलिटीज से उन्होंने मिलकर काफ़ी इस चीज़ के बारे में प्रचार किया था। साउथ अफ्रीका में भी ही वॉज वेरी फेमस कि एक पहली ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है उन्होंने साउथ अफ्रीका में। तो सारी प्रेस में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल उठता है, ये होता है कि जिन लोगों ने ये चीज़ करी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो इस टाइप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे चैम्बरलेन। चैम्बरलेन ऑल्सो रिक्वेस्ट गांधी कि आप मुझे बताइए एंड आई विल टेक एक्शन। बट गांधी जी कहते हैं कि मैं एक्शन नहीं लूँगा बिकॉज हो सकता है कि उन लोगों को सही चीज़ के बारे में पता ना हो। तो फिर उसके बाद गांधी जी स्टार्ट्स राइटिंग इन द न्यूज़पेपर्स इन साउथ अफ्रीका, और उसमें वो बताते हैं कि मैंने ऐसा इंडिया में जाके ऐसा कुछ नहीं कहा जो मैंने साउथ अफ्रीका में ना कहा हो, आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स। तो प्रेस कहीं ना कहीं पे गांधी जी को एक हीरो की तरह दिखाती है कि ये सही थे, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोली इंडिया में जाके जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी ना बोली हो। क्लियर है? देन ही गिव्स प्रूफ कि अभी तक मैं साउथ अफ्रीका में भी आवाज़ उठा रहा था और मैंने इंडिया में जाके भी आवाज़ उठाई, बट देर इज़ नो डिस्टिंक्शन इन दीज टू थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर जाके आपके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा बोल दिया। आई हैव सेड द सेम थिंग्स विच आई टोल्ड इन द साउथ अफ्रीका, विच आई हैव स्पोकन इन द साउथ अफ्रीका। क्लियर? तो इस इंसिडेंट के बाद, लिंचिंग के इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं गांधी जी की जो इमेज थी वो इंडियन कम्युनिटी में भी स्ट्रांग हुई और ब्रिटिशर्स के सामने भी उनकी जो इमेज थी वो स्ट्रांग हुई कि एक इंसान है जो काफ़ी करेजियस है, काफ़ी ऑनेस्ट है और अपनी बात पे खड़ा रहता है। क्लियर? सो दिस वॉज इंसिडेंट इन 1896। सो थैंक यू। तो 1899 में देन अकर्स बोयर वॉर। जैसे इंडिया में हमने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कई ट्राइबल रिवोल्ट मूवमेंट्स देखे, संथल्स, भिल्स, मुंडा रिबेलियन, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी ट्राइब्स रहती हैं। तो एक बोयर वॉर हुई थी 1899 में। इस वॉर में गांधी जी ने एम्बुलेंस कॉर्प्स को रेस किया और ब्रिटिशर्स की हेल्प करी इन कैरिंग द सोल्जर्स हु वर वुंडेड इन द वॉर। तो इस वॉर में जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था उसके लिए गांधी जी को बोयर वॉर मेडल भी दिया गया। क्लियर? देन ही अगेन कम्स टू इंडिया इन 1901। 1901 में गांधी जी इंडिया आके कांग्रेस के साथ अपने पहली एसोसिएशन को फॉर्म करेंगे। ही अटेंड्स कांग्रेस सेशन। कांग्रेस का हर साल सेशन हुआ करता था, किस मंथ में होता था? दिसंबर में। गुड। तो यस, तो 1901 में कांग्रेस का सेशन हो रहा था इन कलकत्ता। उस सेशन के प्रेसिडेंट थे एनीबडी? यस, वेरी गुड, मिस्टर वॉचर। इस टाइम पे विद हिज हेल्प पहली बार कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया आर्ग्यूइंग द केस ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका कि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रही है, ऐसे लॉज लेकर आए जा रहे हैं जो उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे गांधी जी ने पहली बार देखा कि कांग्रेस की वर्किंग कैसी थी एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। उन्होंने देखा कि 10,000 के आसपास वॉलंटियर्स आते हैं, कांग्रेस के मेंबर्स आते हैं सेशन को अटेंड करने के लिए। जो 3-4 दिन का सेशन हो रहा है उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने स्वच्छता का भी एक कॉन्सेप्ट अपने मन में जागरूक किया कि स्वच्छता भी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के साथ साथ चलनी चाहिए। और उन्होंने देखा कि किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। जो प्रेसिडेंट है वो रेजोल्यूशन को प्रपोज करता है, सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं और वो पास हो जाता है। देयर इज़ नो डिस्कशन, नथिंग एल्स। तो इट वाज मोर ऑफ अ रेजोल्यूशन इन द नेम रादर इन द सब्सटेंस। तो इस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि कांग्रेस को चेंज करना चाहिए। तो आगे चल के हम देखेंगे कि गांधी जी कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखेंगे। हमने हिस्ट्री के सेशंस में तो डिस्कस किया है इस चीज़ को कि कब लिखते हैं। आपके फेस मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है शायद, ऐसा कुछ। तो इट्स ओके, हम क्लास में भी करेंगे। देन ही अगेन कम्स बैक टू साउथ अफ्रीका, वो सेशन अटेंड करने के बाद। इस टाइम पे आफ्टर कमिंग टू साउथ अफ्रीका और उनकी जो थॉट प्रोसेस था दैट वाज गेटिंग डेवलप्ड ओवर द टाइम। वो धीरे धीरे रिफाइन कर रहे थे अपने थॉट्स को कि मैंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस तरीके से प्रोटेस्ट किया, उसका मुझे बेनिफिट मिला। फिर मैंने प्रोटेस्ट किया, अब पोल टैक्स को वापस नहीं लिया जा रहा है।
तो उनके मन ही मन उन्होंने कुछ टेक्निक्स को फ्रेम करना शुरू कर दिया। दोज वर सत्याग्रह एंड अहिंसा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो इस सारे टाइम पीरियड के दौरान गांधी जी के मन में जन्म ले रहे थे। इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। जब आपका HAS का इंटरव्यू हो या UPSC का इंटरव्यू और आपने गांधी जी के को कंसेप्चुअली समझना हो तो आई कैन रिकमेंड यू ए बुक ऑल्सो, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे कई बच्चे ऐसी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं। सो वन इज़ ऑब्वियसली माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। उसके अलावा यू कैन रीड अ बुक गांधी द मैन बाय ईश्वरन। सो इस बुक में जो गांधी जी के कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट ट्रुथ, अबाउट अहिंसा, वो काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हो। तो इस टाइम पे गांधी जी का ये जो सारा टाइम पीरियड था, बिकॉज भागवत गीता की जर्नी उनके साथ चल रही थी, उनकी रीडिंग्स साथ साथ चल रही थी, तो ये वो कॉन्सेप्ट्स को फ्रेम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं माइंड में, जिसको वो आगे चल के इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, व्हाट इज सत्याग्रह? सत्य इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ट्रुथ, बट एज पर गांधी जी सत्य का मतलब था कि ऑल लाइफ इज़ वन। सारा यूनिवर्स, सारी जो जिंदगियां हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध के कॉन्सेप्ट को इसमें कहीं ना कहीं पे बोरो किया था। एंड ही यूज्ड टू से कि इफ़ एन इविल डूअर, या हम अपने मन में किसी के अगेंस्ट कोई चीज़ सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही आएगा। अगर मैं किसी के लिए अच्छा करूंगा तो उस अच्छाई का इफेक्ट मेरे ऊपर ही आएगा। अगर मैं किसी के लिए बुरा करूंगा तो उस बुराई का असर मेरे ऊपर ही आएगा। सो ऑल लाइफ इज कनेक्टेड। इस प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने सत्याग्रह को फॉर्म किया। एंड ही यूज्ड टू से कि जब हम सच्चे होते हैं, देयर आर इंस्टेंसेस इन लाइफ की जब हमें अंदर से दिल से पता होता है कि वी आर ट्रू, और हमारे साथ शायद जाति हो रही हो, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में और इंडिया में भी हो रहा था, पर अंदर से हमें पता है कि वी आर राइट। तो एक जो अच्छाई है हमारे दिल में, वो हमें कुछ फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसको वो बोलते थे सोल फोर्स। तो ही यूज्ड टू से कि ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसका हमें जवाब भी देना है। हमें उसका जवाब इस अच्छाई वाली ताकत के थ्रू देना है, उस ताकत के बेसिस पे देना है, ना कि नफरत पैदा करके कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट ऐसा करेंगे। नॉट फ्रॉम द सोर्स ऑफ हेट्रेड बट फ्रॉम द सोर्स ऑफ सोल फोर्स हमें एक्ट करना है। दिस इज सत्याग्रह। एंड नेक्स्ट इज अहिंसा। व्हाट इज अहिंसा? नॉन वायलेंस, लिटरली नॉन वायलेंस, बट इसका एक डीपर मीनिंग है नॉन वायलेंस का। गांधी जी यूज्ड टू से कि अगर हमारे दिल में वायलेंस नहीं है, देयर इज नो वायलेंस इन माय हार्ट, देन व्हाट वुड रिमेन? लव. If there is no violence in my heart, then there would be only love in my heart. So ahimsa means to deal with others from the center of love. हर किसी से प्यार के साथ ही आपको डील करना है, whether वो आपके ओपोनेंट हैं या there is anybody else also. So अहिंसा एंड नॉन वायलेंस गांधी जी इस टाइम पे अपने थॉट प्रोसेस को फ्रेम कर रहे होते हैं, और इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ही विल नाउ स्टार्ट अ जर्नल इन साउथ अफ्रीका, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओपिनियन. Indian Opinion was started by Mahatma Gandhi in 1903. इसके एडिटर कौन थे? सॉरी, इंडियन ओपिनियन को स्टार्ट करने का गांधी जी के पास आइडिया लेकर आए थे सर मदन जीत. तो गांधी जी एग्रीड फॉर दैट, और उसके बाद जब उन्होंने स्टार्ट कर लिया इंडियन ओपिनियन, उसके एडिटर थे मनसुख लाल नाजर. इंडियन ओपिनियन को इनिशियली 4 लैंग्वेजेस में शुरू किया गया था. दोज वर गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश. बट लेटर ऑन उसको हिंदी और तमिल जो वर्जन थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और गुजराती और इंग्लिश वर्जन ही कंटिन्यूड रहे. साउथ अफ्रीका में उनका ये माउथ पीस था जिसके थ्रू उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए. अभी हम उनके सारी पब्लिकेशंस को सपोज कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सर मदन जीत. हाँ जी.
उसके बाद उन्होंने 1909 में, आई एम डिस्कसिंग ऑल द पब्लिकेशंस, थोड़ा सा टाइमलाइन से हम आगे जा रहे हैं। तो 1909 में ही रोट अ बुक, इसका नाम था हिंद स्वराज। वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? गुजराती में लिखी गई थी। इट हैज़ बीन अ यूपीएससी क्वेश्चन, हिंद स्वराज को किस लैंग्वेज में लिखा गया था। सो इट वाज रिटन इन 1909 इन गुजराती। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा था, किस बारे में बात करी थी? लाइफ इन सोवियत। नो, it was Swaraj is a very good manipulative answer I would say, but हिंद स्वराज में उन्होंने बेसिकली डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा असली दुश्मन आर नॉट ब्रिटिश ऑफिसर्स और नॉट ब्रिटिश सिस्टम, बट रादर कैपिटलिज्म या जो सिविलाइजेशन वो हमारे देश में या अफ्रीका में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि रादर इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी सुपीरियर, और इंडिया में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने इंडियन सिविलाइजेशन को बचाए रखना है फ्रॉम द इंग्रेस ऑफ वेस्टर्न कैपिटल सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए एनवायरनमेंट को लेके। सी ही वॉज अ वेरी क्लियर थिंकर, ही वॉज नॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट, ही वॉज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही वॉज नॉट एन एजुकेशनिस्ट, बट उन्होंने जो आइडियाज़ दिए वो कॉमन सेंस से दिए, एंड दोज बिकेम द गाइडिंग लाइट्स इन ऑल दीज स्फीयर्स। एनवायरनमेंट में हम आज भी उनको कोट करते हैं, मदर अर्थ कैन satisfy everyone's need but not anyone's greed। आज भी उनका इतना सिंपल सा थॉट जो उन्होंने डेड लाइन में बोल दिया, इट इज़ स्टिल रेलिवेंट। और जब बच्चों को कुछ नहीं समझ आता मेंस के आंसर में, तो वो इस कोट को तो कहीं ना कहीं डाल ही देते हैं। सिमिलरली उनका आगे चल के हम देखेंगे टॉलस्टॉय फार्म के टाइम पे उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग उनके थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं पे फॉर्म हो रहा होता है। इकोनॉमी से रिलेटेड उनका थॉट प्रोसेस भी इस टाइम पे हिंद स्वराज के टाइम पे ही फॉर्म हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा इंडियन सिविलाइजेशन इज फार सुपीरियर देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म। तो इस चीज़ को उन्होंने इस बुक में कहीं ना कहीं पे बताया था। देन ही कम्स टू इंडिया, आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग इट। इंडिया में आके उन्होंने कौन सा जर्नल स्टार्ट किया था? हरिजन भी किया था, पर बाद में किया था। उससे पहले कौन किया था? यंग इंडिया। यंग इंडिया। हाँ। इन 1919 से लेके 1931 तक यंग इंडिया उनका जर्नल चलता रहा। इट वाज ए इंग्लिश वीकली, हफ्ते में एक बार निकाला जाता था और इंग्लिश लैंग्वेज में ही था। तो उसके बाद हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखी थी, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे के बाद गांधी जी ने हरिजन वर्क को अडॉप्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक और जर्नल अपना लॉन्च किया था यंग इंडिया को रिप्लेस करके, हरिजन। हरिजन के 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स थे। हरिजन उनका चला 1933 से टिल हिज डेथ इन 1948, और हरिजन बंधु। हरिजन वर्ड कहाँ से आया था और क्यों आया? वेरी गुड, आया तो ठीक है इसलिए था, बट उन्होंने हरिजन वर्ड यूज क्यों किया? Just come to that। हरिजन इंग्लिश में था, हरिजन बंधु गुजराती में था, और हरिजन सेवक हिंदी में था। हरिजन जो वर्ड था गांधी जी ने नरसिम्हा मेहता की राइटिंग से लिया था, बोरो किया था। नरसिम्हा मेहता एक भक्ति सेठ हुए थे गुजरात रीजन में, जैसे पंजाब में हमारे श्री गुरु नानक देव जी हुए थे, वैसे ही गुजरात वाले रीजन में नरसिम्हा मेहता जी हुए थे एज अ भक्ति सेठ। तो जिसमें उन्होंने हरिजन वर्ड को बोरो किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पिछड़ी जाति से बिलोंग करता है, अगर हम उसको पिछड़ा पिछड़ा बोलते रहेंगे या हम उनको अछूत बोलते रहेंगे, तो वो उस वर्ड को सुन के वैसे ही अपने मन में धारणा बना लेंगे। अगर हम उनको हरिजन बोलेंगे, दैट इज सन ऑफ गॉड, हरि के बच्चे, तो वो अपनी धारणा को बदल देंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो वर्ड ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ दैट वाज दलित्स। दलित वर्ड का मतलब होता है ब्रोकन। तो गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एक नेगेटिव टर्म को यूज़ करने के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव था कि पॉजिटिविटी के साथ ही हम कहीं ना कहीं पे अनटचेबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं। दैट वाज द रीज़न फॉर हिज यूजिंग द वर्ड हरिजन। तो नाउ गोइंग बैक टू अफ्रीका एंड जो इंडिया में उनका जो टाइम पीरियड था, तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन को स्टार्ट किया था इन 1903। देन कम्स अनदर थिंग,
सॉरी भजन साहब कई भजन हैं उनका। एक तो उनका वो वाली भजन गांधी जी का जो फेवरेट था, सबको सद्बुद्धि नहीं, वो वाला नहीं था उनका, था नॉट रघुपति, वैष्णव जन तो तेने कहिए। इसी टाइम पे साउथ अफ्रीका में ही मीट्स अ पर्सन जिनका नाम था मिस्टर पोलक। ही वॉज द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द क्रिटिक। इसके एडिटर थे मिस्टर पोलाक। He meets Gandhi and he gives Gandhi a gift. The best gift anybody can give to anybody is book. So he gives Gandhi a book, Ruskin's Unto the Last. इस बुक को गांधी जी ने एक ही स्ट्रेच में बहुत ही जल्दी कवर कर लिया, एक नाइट जर्नी में उन्होंने कवर कर लिया था और अगले दिन उनकी लाइफ बदल गई थी। इस बुक में उन्होंने 3 चीज़ों को समझा अनटू द लास्ट में। पहली चीज़ उन्होंने इस बुक से जो बोरो करी वो ये थी कि गुड ऑफ इंडिविजुअल इज़ कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। अगर सबका भला होगा तभी एक इंडिविजुअल का भला होगा। जैसे कोविड का टाइम हमें बहुत इस चीज़ को क्लियरली मैनिफेस्ट कर रहा था कि अगर सब ठीक रहेंगे तभी कोई एक इंडिविजुअल ठीक रहेगा। क्लियर। सेकंड चीज़ इन्होंने ये इस बुक से समझा कि अपेरेंटली लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई स्वीपर है, कोई टीचर है, और हम उनको सोसाइटी में अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। वो इकोनॉमिक एंगल की वजह से उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी, आफ्टर रीडिंग दैट बुक, ही सेड कि सबके काम की सेम वैल्यू है। जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पे स्ट्राइक चली थी गार्बेज वर्कर्स की, फॉर ऑलमोस्ट अ वीक कहीं से कूड़ा नहीं उठाया गया था। तो वी रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट काम है वो भी। तो गांधी जी ने ये समझा कि वैल्यू ऑफ वर्क इज सेम, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं। थर्ड, उन्होंने ये सीख समझी कि लाइफ ऑफ लेबर इज़ वर्थ लिविंग। चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप टेलर हो, इस सिंपल लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। देन ही डिसाइड्स कि मैं आई विल स्टार्ट लिविंग इन अ कम्युनिटी लाइफ एंड ही एस्टेब्लिश अ फार्म, जिसको हम बोलते हैं टोल्स्टॉय। अभी आगे होगा फिनिक्स। डरबन के पास एक जगह थी फिनिक्स में, उन्होंने एक फार्म स्टार्ट किया इन 1904। और जो भी इंडियन ओपिनियन हमने बात करी थी वो भी मूव कर जाता है टू फिनिक्स फार्म एज वेल। क्लियर। सॉरी, Unto the Last, John Ruskin's Unto the Last, कब जी गए थे फिनिक्स फार्म में, कौन सी 1904। So ये Unto the Last या Unto this last? Unto the Last। किसी हो सकता है लैंग्वेज में आपने Unto this last भी पढ़ा हो, दिस इज Unto the Last। इस टाइम पे गांधी जी वॉज वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। उनको ऐसे लगा कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताना चाहता हूँ, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना सोशल रिफॉर्म ना कुछ। आई विल लिव अ सिंपल लाइफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट सत्याग्रह, अबाउट ट्रुथ। बट उस टाइम पे देयर अकर्स ज़ुलू रिबेलियन 1906 में, अगेन अ ट्राइबल रिबेलियन, जिसमें फिर गांधी जी को इनर कॉल आती है कि आई हैव टू अगेन गो एंड रेज एन एम्बुलेंस कॉप्स। ही अगेन गोज टू Zulu rebellion and they raise an ambulance corps to help Britishers. But उस टाइम पे he was realizing कि गलती ब्रिटिशर्स की है, Zulu ट्राइब की गलती नहीं है। Justice was on the side of Zulu people. Luckily he said कि मुझे ये काम मिला कि जो Zulu wounded tribals हैं उनको कैरी करने का। तो उस टाइम पे ही said कि मैंने हज़ारों माइल्स में चला उनकी डेड बॉडीज़ के साथ, उनको वुंडेड ज़ुलू ट्राइबल पीपल को कैरी करते हुए। उस टाइम पे मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिला। और मैं उस टाइम पे, जैसे रायचंद भाई का कॉन्टेक्ट तो ऑलरेडी था उनके साथ, तो उनको उन बातों को उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया, उसके बारे में उन्होंने गहरे से सोचा और लाइफ को बहुत करीब से देखा कि इस तरीके से सेंसलेसली लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे कई बार टाइम पीरियड आते हैं हमारी लाइफ में जो हमें अंदर तक टच कर रहे होते हैं। दैट वॉज द टाइम पीरियड फॉर गांधी। एंड देन ही डिसाइड्स कि मैं ब्रह्मचार्य को फॉलो करूँगा। ही सेड कि ब्रह्मचार्य एक ऐसी चीज़ है विच ओपन्स गेट ऑफ फ्रीडम। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स, रादर ये फ्रीडम के द्वार खोल रहा है। बिकॉज जो वाइटल एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसको हिंदुइज्म में कुंडलिनी पावर बोला जाता है। तो गांधी जी उस टाइम पे डिसाइड कर लेंगे और 1906 में आके फिनिक्स में आके वो
वाव ले लेंगे, प्रतिज्ञा ले लेंगे ऑफ रिनंस ऑफ ब्रह्मचार्य। गांधी जी कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करते थे किस तरीके से करते थे? प्रतिज्ञा लेके। ऐसे नहीं कि डिसाइड कर लिया, उसकी प्रॉपर ऑफिशियली प्रतिज्ञा लेते थे कि अब से मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, एंड दैट इज़ अ गुड वे टू इंक्रीज आवर विल पावर एज वेल, विच ही फॉलोड इन हिज लाइफ। क्लियर? जैसे पुरानी हिंदी मूवीज़ में भी होता था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ, चाहे वो सनी देओल की मूवी थी, चाहे वो डिफरेंट और एक्टर्स की मूवी थी। तो मे बी हम भी एनटी के एग्ज़ाम की कुछ प्रतिज्ञा सोच सकते हैं, करना है इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर? तो इंडियंस ने हेल्प करी ज़ुलू रिबेलियन में। इंडियंस वर थिंकिंग कि अब तो ब्रिटिशर्स की हमने क्रिटिकल टाइम पे हेल्प करी है, दे विल रिवॉर्ड अस। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया? दे केम अप विद, जो बच्चे बोल रहे थे, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल 1906। जिसकी प्रोविज़न क्या थी? जिसकी प्रोविज़न थी कि जो भी एशियाटिक मूल के लोग हैं उनको कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड इट वाज अ रेशियली इंस्पायर्ड बिल। यूरोपियंस को नहीं करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा, ओनली द पीपल हु बिलोंग टू एशियन कॉन्टिनेंट, उनको अपने आप को कंपल्सरीली रजिस्टर करना पड़ेगा। और उनको हमेशा अपने पेपर्स जो हैं, इस बिल का इनहेरेंटली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो बढ़ावा दे रहा था। तो इंडियंस पहले तो डिसाइड करेंगे कि हम इस बिल के अगेंस्ट अपोजिशन करेंगे, जो कि किया गया। गांधी जी वेंट टू लंदन और उन्होंने काफ़ी इसके अपोज किया, साउथ अफ्रीका में अपोज किया, बट स्टिल द बिल वाज पास्ड इनटू एन एक्ट। तो फिर गांधी जी फॉर्म्स अ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन 1986 में, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन to oppose the passing of the act। और ये चीज़ डिसाइड करी जाती है कि हम बॉयकॉट करेंगे। लीगली वी आर बाउंड टू रजिस्टर एंड वी विल नॉट रजिस्टर। सो ये सत्याग्रह इन एक्शन इस टाइम पे हम आता हुआ देख रहे हैं 1906 में। तभी हमने कहा था कि 1906 से 1914 का जो पीरियड था, दैट वाज अ पीरियड ऑफ सत्याग्रह। मॉडरेट फेज अब खत्म हो चुका है, अब सत्याग्रह के टाइम पीरियड आ चुका है, बिकॉज उन्होंने जो भी प्रेयर पिटीशन या प्ली करी थी इस बिल के अगेंस्ट, वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। क्लियर? तो इसके अगेंस्ट गांधी जी काफ़ी आवाज़ उठाएंगे इस बिल के अगेंस्ट, और बॉयकॉट किया जाएगा इस बिल को। देन जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलोनीज़ के, उनका नाम था जनरल स्मट्स। शायद आप लोगों ने ये नाम सुना होगा जनरल स्मट्स का। तो जनरल स्मट्स प्रपोज अ टॉक विद गांधी, उनको बुलाते हैं कि हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। गांधी जी गोज और उनको वो विश्वास दिलाते हैं कि अगर इंडियंस एशियंस वॉलंटरीली रजिस्टर कर लेंगे इस बिल में, तो मैं लेजिस्लेशन को विड्रॉ कर लूँगा। तो गांधी जी सेज कि ओके, अब कोई बिल नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एन एक्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अ ड्यूटी एज ए सिटीजन हम रजिस्टर कर सकते हैं, बट एक्ट नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उस टाइम पे इंडियन कम्युनिटी काफ़ी आवाज़ उठाती है इस चीज़ के अगेंस्ट, गांधी जी के अगेंस्ट, कि आप जनरल स्मट्स की बातों में मत आइए, आपको वॉलंटरीली रजिस्टर करने की बात को नहीं मानना चाहिए। बट गांधी जी सेज कि नहीं, एज अ सत्याग्रही मुझे आउट ऑफ द सोर्स ऑफ लव मैंने डील करना है, मुझे उसके ऊपर विश्वास भी करना है। तो वो अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। देन अ पर्सन कॉल्ड पठान मीर आलम, वो गांधी जी के ऊपर जानलेवा हमला भी करता है, एंड ही लकीली सर्वाइव्स। और वो वॉलंटरीली रजिस्टर कर लेंगे, और उसके बाद जो जनरल स्मट्स थे वो अपनी बात से मुकर जाएंगे, और रजिस्टर हो चुका है और लेजिस्लेशन विड्रॉ नहीं हुई। देन गांधी जी क्या करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन को जलाने की बात करेंगे। वो जिन जिन लोगों ने रजिस्टर किया था, दे विल बर्न दियर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। तो फिर उसे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। क्लियर? इसी टाइम पे गांधी जी डिसाइड करते हैं लीगल प्रैक्टिस को छोड़ना। अभी तक उनकी लीगल प्रैक्टिस साथ साथ चल रही थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही डिसाइड्स कि मैं सिर्फ सत्याग्रह को ही प्रमोट करूँगा। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से ये बिल आता है जिसके अगेंस्ट बात, एक्ट बनता है जिसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाती है।
आगे टाइम में आते हुए हम 2 एक्ट्स को और आते हुए देखेंगे जिसके अगेंस्ट ये जो रेजिस्टेंस थी वो चलती रहेगी। वन वुड बी ट्रांसवाल डबल इमिग्रेशन लॉ, और एक आएगा 1913 में आएगी ये। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये भी 1913 में ही आएगा। क्लियर? तो आगे चल के और भी हम लेजिस्लेशंस को आते हुए देख रहे हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन की जो क्वांटम है उसको इंक्रीज कर रही है। ट्रांसवाल इमिग्रेशन लॉ में क्या था? ट्रांसवाल एक ऐसा प्रोविंस था, गांधी जी कहाँ पे रहते थे? निटल प्रोविंस में। प्रोविंस हम आजकल के स्टेट्स के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज गांधी जी हिमाचल में रहते हैं और ट्रांसवाल एक पास वाला एक स्टेट था वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादातर जो एलीट सेक्शन था यूरोपियंस का वो लोग रहा करते थे। तो उन्होंने वहाँ पे इंडियंस के आने की मनाही के लिए एक इमिग्रेशन लॉ लेकर आए थे, जिसमें अगर इंडियंस ने वहाँ पे एंटर करना है तो दे रिक्वायर अ परमिट। सो अगेन अ रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड बिल, रेशियली मोटिवेटेड बिल। देन कम्स द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1913, जिसमें ये कहा गया था कि सारी मैरिजेस जो कि क्रिश्चियन राइट्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं करेगी, दे आर इलीगल। तो एक ही झटके में सारी हिंदूज, मुस्लिम्स और पारसीज की जो शादियां हुई थी वो इलीगल करार दे दी गई। जो उनके बच्चे थे उनको बोला जाने लग गया कि देयर बास्टर्ड्स एंड देयर वाइव्स आर मिस्ट्रेस। तो इंडियन कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा धक्का इस टाइम पे पहुंच रहा था, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी में सभी रिलीजन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट गांधी जी अपना जो सत्याग्रह था वो चलाते रहेंगे। काफ़ी पीरियड आएगा जिसमें वो जेल में जाएंगे, जेल से बाहर आएंगे, और उनको इस टाइम पे जो माइन वर्कर्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली नेटल प्रोविंस के, और इंडियन कम्युनिटी काफ़ी उनके साथ खड़ी होती हुई दिखी। और सत्याग्रह में हमने हिस्ट्री की क्लासेस में देखा था, और आप एक मूवी भी है यूट्यूब पे, आप उसको अगर चाहें तो देख सकते हैं। गांधी जी के ऊपर एक मूवी है जिसमें सत्याग्रही किस तरीके से बिहेव करता है। अगर उसको मारा भी जा रहा है, इवन देन ही विल विलिंगली ऑफर टू अंडरगो पेन, अंडरगो सफरिंग टू चेंज द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हो रही थी कि इंडियंस को बुरे तरीके से मारा जा रहा था, बट स्टिल वो अपनी तरफ से हाथ नहीं उठा रहे थे। तो ये सारी न्यूज़ इंडिया में भी फैल रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे 1912 में 13 में इंडिया में टूर किया, जो इंडियंस के साथ अफ्रीका में चीज़ें हो रही थी। तो इंडिया में उस टाइम पे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग भी अपना प्रेशर बनाते हैं, और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो लंदन में बैठी थी वो भी प्रेशर बनाएंगी, और गांधी स्मट्स टॉक्स फिर से शुरू हो जाएंगी 1914 में। जनवरी में गांधी स्मट्स एग्रीमेंट होता हुआ हम देखेंगे इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट, जनवरी 1914। और जो ये टॉक्स हो रही थी इसमें लॉर्ड हार्डिंग भी इन्वॉल्व थे, गांधी जी इन्वॉल्व थे, जनरल स्मट्स इन्वॉल्व थे, एंड देयर वाज अनदर पर्सन CF, just forgot his name, Andrews I suppose, CF Andrews, Charles Freeze Andrews। ही वॉज ए क्रिश्चियन फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। तो वो भी इस कमेटी में इन्वॉल्व थे जिसमें ये सारी टॉक्स चल रही थी। एंड अल्टीमेटली जो जनरल स्मट्स थे, ही एग्रीज टू विदड्रॉ ऑल दीज लेजिस्लेशन जो कि रेशियली डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, बाय पासिंग एन एक्ट, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914। क्लियर? तो इस टाइम पे गांधी जी कहीं ना कहीं पे जो उनके प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया था कि मुझे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। एंड वर्ल्ड ओवर, खासकर इंडिया में, उनको काफ़ी एक्नॉलेज किया जा रहा था कि इस तरीके से बिना हथियार उठाए लोगों को जोड़कर सत्याग्रह को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी बात में को सही साबित किया। क्लियर? CF एंड्रूज
इंडियन रिलीफ एक्ट 1940। हाँ जी, 1914। तो इस तरीके से चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, FREER। तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज इस टाइम पे गांधी जी को मोटिवेट करते हैं कि आपकी असली लड़ाई साउथ अफ्रीका में नहीं है, आगे आपकी असली लड़ाई इंडिया में लाई करती है। हम इंडियंस के साथ साउथ अफ्रीका में भेदभाव हो रहा है क्योंकि इंडिया एज ए लैंड इज़ सबड्यूड, वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल है, तो आपको वहाँ पे जाकर उस कॉज में अपना योगदान देना चाहिए। तो CF एंड्रूज, चार्ल्स फ्रेजर एंड्रूज, फ्रियर एंड्रूज, CF एंड्रूज, क्लियर? ही इज़ द पर्सन हु मोटिवेट्स गांधी जी टू गो बैक टू इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले तो ऑलरेडी उनको बुला ही रहे होते हैं और वो अभी तक मान नहीं रहे होते इस चीज़ को लेकर। तो इस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को कहते हैं, जब ये उनकी विक्ट्री हो चुकी है, टू विजिट हिम फर्स्ट बिफोर गोइंग टू इंडिया। एंड गोखले वॉज इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। तो गांधी जी इंग्लैंड जाएंगे। आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट फार्म, टॉलस्टॉय फार्म इस टाइम पे मे बी, हाँ, तो सारी जो पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही थी। 1910 में गांधी जी स्टार्ट्स टॉलस्टॉय फार्म। ये फार्म क्यों क्रिएट किया था जब ऑलरेडी एक था ही उनका फिनिक्स फार्म? इट वाज स्टार्टेड बिकॉज जो फिनिक्स फार्म था वो छोटा था और टॉलस्टॉय फार्म के लिए उनका एक फ्रेंड था, जर्मन फ्रेंड था, जिसका नाम था हेरमन कैलिकबैक। आई जस्ट टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन। ये इनका एक जर्मन फ्रेंड था जिसने अपनी जोहानिसबर्ग के पास उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी ज़मीन दान में दे दी थी टू स्टार्ट हिज आश्रम ओवर देयर। तो इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म वहाँ पे गांधी जी ने स्टार्ट किया था। क्लियर? आई विल टेल अबाउट ऑल द आश्रम्स ऑफ गांधी जी इन इंडिया ऑल्सो राइट नाउ, क्योंकि फिर वो कई बार होता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हुए हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो जब वो इंडिया इस टाइम पे आ रहे हैं, इंडिया वो किस डेट को पहुँचेंगे? 9 जनवरी 1915, जिसको हम अब किस डे के नाम से मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस डेट को ही रिटर्न्स टू इंडिया। और यहाँ पर आने के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस आश्रम्स राइट नो। 25 मई आपके एग्जाम में डेट्स भी पूछ रहे हैं, सो आई विल हैव टू टेल यू डेट्स एज वेल। 25 मई 1915 को गांधी जी स्टार्ट्स हिज फर्स्ट आश्रम इन इंडिया, विच वाज सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम कहाँ पे किया था ये उन्होंने? कोचरब। उनके एक एसोसिएट थे जिनका नाम था जीवनलाल देसाई। जीवनलाल देसाई जी का एक बंगलो था जिसका नाम था कोचराब बंगलो। जहाँ पे गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह आश्रम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आसपास प्लेग की बीमारी फैलेगी और उनको ये आश्रम छोटा भी लग रहा था। देन ही मूव्स टू अनदर आश्रम जिसको हम बोलते हैं साबरमती आश्रम। 17 जून 1917 गांधी जी मूव टू साबरमती आश्रम। क्लियर? और साबरमती आश्रम में वो रहेंगे, कब तक रहेंगे? अंटिल दांडी मार्च। जब वो दांडी मार्च पे निकलेंगे वो एक प्रतिज्ञा करके निकलेंगे कि मैं साबरमती आश्रम में तब फिर से पैर रखूंगा जब इंडिया को पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। और वो मिला नहीं, प्रतिज्ञा से तो नहीं हट सकते, तो ही विल नॉट गो बैक टू देन साबरमती आश्रम। उनके एक एसोसिएट थे जमनालाल बजाज। उन्होंने गांधी जी को सजेस्ट किया कि आप वारधा में चले जाइए। वारधा पुणे के पास एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। वारधा में पहले वो उनके बंगलों में गए 1934 में। 2 साल उनके बंगले में ही रहे जमनालाल बजाज जी के वारधा में। फिर वारधा के पास एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम है सेवाग्राम। तो 1936 में गांधी जी 1934 में आ गए थे। बंगलो ऑफ जमनालाल बजाज इन वारधा में।
वारधा के पास देयर वाज अ स्मॉल विलेज सेवाग्राम, जहाँ पे गांधी जी स्टार्ट्स सेवाग्राम आश्रम। इसको वारधा आश्रम के नाम से भी जान लेते हैं लोग, क्योंकि इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वारधा। क्लियर? दीज वर द आश्रम्स जो गांधी जी ने सेटअप करे थे। क्लियर? नाउ लेट्स गेट बैक टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो उस टाइम पे So Bharata Ashram was in 34 or 36? 36 वाला है। 34 में तो ही वाज स्टेइंग इन अ बंगलो फॉर 2 years, ही स्टेड इन अ बंगलो ऑफ जमनालाल बजाज। क्लियर? So coming back to the victory of Gandhi ji in South Africa, he was a winner. He was able to achieve what he aspired for, and in the manner he wanted to do that. तो इंडिया में हम इस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो लीडर्स थे उस टाइम पे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, बट ये रीजनल लीडर्स थे। लाला लाजपत राय को अगर कोई एसोसिएट करता था तो वो बोलते थे कि ये पंजाब साइड के लीडर हैं। गोखले जी को कंसीडर किया जाता था तो वो पुणे के लीडर के तौर पर किया जाता था। तिलक को किया जाता था पुणे से रिलेटेड, उनको औरबिंदो घोष को बंगाल से रिलेट किया जाता था। गांधी जी इस टाइम पे साउथ अफ्रीका में विजय पाने के बाद उनको ऑल इंडिया लेवल पे एक लीडर के तौर पर देखा जा रहा था, जिनको किसी एक रीजन से हम पर्टिकुलरली एसोसिएट नहीं कर रहे थे इंडियंस उस टाइम पे। तो ही स्टार्टेड इनटू इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें उनको पूरा देश एक अपने लीडर के तौर पर मान रहा था, क्योंकि अफ्रीका में उन्होंने हर एक रीजन के इंसान के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ही फर्स्ट गोज टू इंग्लैंड में ही मीट्स गोपाल कृष्ण गोखले, और उनको मिलने के बाद ही कम्स टू इंडिया, जो हमने डेट अभी डिस्कस करी। क्लियर? जो इनके एसोसिएट थे मिस्टर केलेनबेक, उनको आने नहीं दिया गया बिकॉज ही वॉज अ जर्मन और वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। इंग्लैंड में उन्होंने गांधी जी ने, क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई थी, एक एम्बुलेंस कॉर्प्स फिर से इस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और उसके रिटर्न में ब्रिटिशर्स उनको इस टाइम पे एक टाइटल देंगे जिसका नाम है केसरे हिंद। वेरी गुड। इनको गांधी जी कब रिनाउंस करेंगे? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद, नॉट एन इंसिडेंट, इट वाज अ ट्रेजेडी। सो नाउ गांधी जी इज बैक टू इंडिया, एंड इंडिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है? होम रूल लीग। वेरी गुड। होम रूल मूवमेंट चल रही है। तो गांधी जी वाज अप्रोच्ड बाय होम रूल लीग मेंबर्स like Annie Besant, but Gandhi ji says ki I will not get into home rule league movement because I don't want to embarrass Britishers. They are right now occupied in a war, और हमें उनकी वॉर के टाइम पे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए बिकॉज दे आर एट अ पोजिशन ऑफ वीकनेस, और सत्याग्रही कभी भी किसी का अनड्यू फ़ायदा नहीं उठाने की कोशिश करेगा। क्लियर? बट इस टाइम पे गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों की बात उठाने की थ्रू 3 स्मॉल सत्याग्रह, लोकल लेवल पे सत्याग्रह होते हैं। वो कौन से थे? चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। वेरी गुड। तो सबसे पहले चंपारण में एक सिस्टम प्रेवलेंट था जिसको हम बोलते हैं 3 कटिया सिस्टम। क्या था 3 कटिया सिस्टम? 3 काटिया सिस्टम में फार्मर्स जो थे दे वर फोर्स्ड कि वो अपने 3/20 ऑफ लैंड, दैट इज 15% अपने लैंड के ऊपर आपको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। व्हाट इज इंडिगो? बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल नहीं था, ये तो नेचुरल था क्योंकि क्रॉप ग्रो हो रही थी। तो इंडिगो एक क्रॉप है जो कि नीले रंग की थी, जिससे कपड़ों को रंग दिया जाता था नीले रंग का। हमने हिस्ट्री की क्लासेस में देखा भी था इंडिगो प्लांट किस तरीके से दिखता है। सो इट वॉज अ प्लांट। तो फार्मर्स वर नॉट विलिंग टू ग्रो दैट, क्योंकि इंडिगो प्लांट एक ऐसा प्लांट था जो कि ज़मीन से सारी फर्टिलिटी को सक कर लेता था, सारे पानी को सक कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेगा, बट उनको मैंडेटरीली वो ग्रो करना पड़ता था। इसी टाइम पे जो इंटरनेशनल मार्केट्स थे वहाँ पे सिंथेटिक डाइज लॉन्च करेगी बाय जर्मन सिंथेटिक डाइज, एंड दीज वर वेरी चीप एज कम्पेयर टू इंडिगो। तो जो प्लांटर्स थे जो कि फोर्स करा करते थे प्लांट इंडिगो फार्मर्स को ग्रो करने के लिए, उनको लगा तो हमें नुकसान होगा, तो उन्होंने जानबूझ के एक एग्रीमेंट सा बनाया कि हम आपको रिलीव कर देंगे इंडिगो ग्रो करने के लिए, बस आपको क्या करना है, हमें कुछ कंपनसेशन देना है।
फार्मर्स को नहीं पता था कि ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा सिनेरियो इमर्ज हो रहा है, इसलिए ये लोग हमें कंपनसेशन देकर रिलीव करने की बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ आ रहा है? तो यस सर। थैंक यू। 1917 में हुई थी ना ये? 19 अप्रैल 1917 को ये लॉन्च हुआ था। आपके एग्जाम में ऐसी डेट्स पूछी जाती हैं तो आई हैव टू बम्बार्ड यू विद डेट्स एज वेल, अदरवाइज गांधी जी को समझना इज़ अबाउट गांधी जी के थॉट्स को समझना, नॉट इन डेट्स को याद करना। तो 19 अप्रैल को इस टाइम पे फिर द फार्मर अप्रोचेस मिस्टर गांधी, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। वेरी गुड। तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे फार्मर्स की बहुत बुरी हालत है, यू कम एंड हेल्प अस। एंड गांधी जी गोज़ टू बिहार इन चंपारण और वो कहते हैं कि आई विल कंडक्ट एन इंक्वायरी कि क्या माजरा है अल्टीमेटली। इस टाइम पे गांधी जी वॉज हेल्प बाय सम पीपल लाइक राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। वेरी गुड। ब्रज किशोर बाबू। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोग इनको ब्रज किशोर बाबू भी बोल देते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद भी बोल देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट इस टाइम पे गांधी जी के संपर्क में आ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। आगे चल के हम खेड़ा सत्याग्रह में किसको देखेंगे? वल्लभ भाई पटेल जी को। हम जवाहरलाल नेहरू जी को कब देखते हैं? कराची। उससे पहले साइमन कमीशन में देखेंगे। तो इस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के संपर्क में आ रहे हैं, जो कि चंपारण में गांधी जी की हेल्प कर रहे हैं। तो गांधी जी जब ये सारी चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से 3 काठिया सिस्टम के तहत किसानों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो वो लोगों को बोलेंगे, किसानों को बोलेंगे कि आप जो कॉम्पनसेशन है वो पे करने से मना कर दीजिए, आप अपना जो टैक्स है उसको पे करने से मना कर दीजिए। और गांधी जी को जो बिहार अथॉरिटीज़ थी वो कहेंगे कि आपका कोई राइट नहीं बनता इसमें दखल देने के लिए, तो यू गो आउट ऑफ दिस प्लेस। दे वर ऑलरेडी अलार्म्ड कि गांधी जी जो कि इंटरनेशनल स्टेचर के पॉलिटिशियन बन चुके हैं इस टाइम पे, वो चंपारण आए हैं। तो बिहार अथॉरिटीज़ दे आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ बिहार। तो गांधी जी विल रेजिस्ट कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल कंडक्ट एन इंक्वायरी। तो इट वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस practiced by गांधी जी इन इंडिया, दिस चंपारण सत्याग्रह। क्लियर? तो लोग जो किसानों को बोलेंगे कि आपको इस टाइम पे जो कंपनसेशन है वो नहीं देना है प्लांटर्स को। तो बिहार गवर्नमेंट देन विल अपॉइंट अ कमिश्नर कमेटी, जिसके तहत वो सारी जो सिचुएशन है उसको समझा जाएगा कि किसकी क्या गलती है। जिस कमेटी का पार्ट बनाया गया था गांधी जी को भी, गांधी जी वॉज द पार्ट ऑफ द कमेटी। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो 3 काठिया सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया, और जो अभी तक पैसे दिए थे फार्मर्स ने उनको उसका 25% रिटर्न कर दिया गया। 25% जो ऑलरेडी उन्होंने पैसे पे किए थे दैट वाज रिफंडेड। क्लियर? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे गांधी जी ने पहली बार इस चीज़ को बोला अपनी ऑटोबायोग्राफी में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? गुजराती। गुजराती में लिखी गई थी। इसको ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किताब है ये गांधी जी की लाइफ के 1921 तक की टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करती है, और 1921 तक इन्होंने गुजराती में उसको लिखा। उसके बाद इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी बाय महादेव देसाई। 1940 में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। क्लियर? तो इस तरीके से पहली बार इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में कहा कि जो मैंने चंपारण में पीजेंट्स की हालत देखी और जो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रिपोज किया, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं
आमने सामने ईश्वर को देख रहा हूँ, बिकॉज फॉर हिम सर्विस वॉज द मीन्स टू फाइंड गॉड, सर्विस वॉज द मीन्स टू फाइंड गॉड रियलाइजेशन। तो इस टाइम पे ही फेल्ट कि उस सर्विस ने मुझे मेरा जो मोक्ष जिसको मैं समझता था वो प्रदान किया है। क्लियर? देन कम्स अनदर अपॉर्चुनिटी, दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सर एक बार रिपीट करेंगे, गांधी जी क्या सोचा था? थी और ये किसके अगेंस्ट था? हाँ, ये देखिए जो चंपारण था उसमें जो प्लांटर्स थे वो यूरोपियंस थे, बट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो अपोजिंग पार्टी थी वो ब्रिटिशर्स नहीं थे, वो मिल ओनर्स थे। क्या सारा माजरा था? अहमदाबाद इस टाइम पे ग्रो कर रहा था एक इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पर। 1918 की बात है, आजकल तो इट इज़ अ वेरी वेल एस्टेब्लिश टाउन, नॉट अ टाउन मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो एट दैट टाइम इट वॉज ग्रोइंग एज ए इंडस्ट्रियल सिटी। और 1917 में अहमदाबाद में आता है प्लेग, जिससे 20,000 लोग मर जाते हैं। तो जब प्लेग फैला तो लोगों ने अहमदाबाद को छोड़ के जाना शुरू कर दिया, बट मिल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो मिल ओनर्स को तो लेबर चाहिए काम कराने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेबरर्स को एक उनकी सैलरी के साथ साथ कहा कि आपकी सैलरी के साथ हम आपको प्लेग बोनस देंगे, जो कि आपकी सैलरी का 75% होगा। तो जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे दे डिसाइडेड टू स्टे बैक। क्लियर? और प्लेग फिर ख़त्म भी हो जाएगा। तो जब प्लेग ख़त्म हुआ तो मिल ओनर्स ने कहा कि अब आपको ये 75% हमें देने की ज़रूरत नहीं है। बट वर्कर्स वर सेइंग कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है तो ऑलरेडी प्राइस राइज बहुत हुआ है, तो आप 75% को विड्रॉ मत कीजिए। क्लियर? तो जो मिल ओनर्स थे उन्होंने कहा कि हम आपको 75% तो नहीं देंगे, हम 25% दे देंगे आपकी सैलरी का। और वर्कर्स कह रहे थे कि नहीं जी, हमें 50% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइम पे गांधी जी इंटरवीन्स। गांधी जी जब इंटरवीन करेंगे तो वो अगेन पहले स्टडी करेंगे सिचुएशन को। वो देखेंगे कि जो मिल्स हैं वो कितने प्रॉफिट में चल रही हैं, जो वर्कर्स को सैलरी मिल रही है उसको कंपैरेटिवली बॉम्बे में उनको कितनी सैलरी मिलती है, कितना प्राइस राइज हुआ है। तो ही कम्स टू ए साइंटिफिकली कैलकुलेटेड फिगर, जिसमें उन्होंने गांधी जी ने कहा कि एक्चुअली में वर्कर्स को 35% प्लेग बोनस मिलते रहना चाहिए। क्लियर? इस सारे प्रोसेस में गांधी जी को एक हेल्प करी एक यस वेरी गुड, जिनका एक सोशल रिफॉर्मर में जिनका नाम था अनासुया साराभाई। और इनके जो ब्रदर थे, रियल ब्रदर, वो भी एक मिल ओनर थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। तो वो अपने भाई के अगेंस्ट ही शी वॉज प्रोटेस्टिंग अलॉन्ग विद गांधी जी। क्लियर? तो ये जब सारा प्रोटेस्ट चल रहा था, गांधी जी ने 35% के डिमांड के लिए वर्कर्स को कहा कि आप 35% की डिमांड करो, ये एक जस्ट डिमांड हो गई। तो कुछ टाइम तक वर्कर्स डिमांड करते रहेंगे पीसफुली, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए उनको प्लेज दिलवाया था कि आप वायलेंस को कभी भी यूज़ नहीं करोगे। कुछ टाइम बाद वर्कर्स थोड़े से थकने लगे प्रोटेस्ट से कि हम काम पे नहीं जा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम घर पे बैठे हैं। एट दैट टाइम गांधी जी स्टार्ट्स अ हंगर स्ट्राइक। दैट वाज गांधी जी's फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया, जो कि 3 दिनों तक चली थी। ठीक है? तो इस टाइम पे ये हंगर स्ट्राइक थी वर्कर्स को डिसिप्लिन में लेकर आने के लिए और मिल ओनर्स को थोड़ा ज़्यादा ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन समझाने के लिए। तो मिल ओनर्स देन एग्रीड कि ठीक है, हम कॉम्पनसेशन 35% देने के लिए रेडी हैं। देन दे गिव द 35% प्लेग बोनस एज वेल। क्लियर? सो यहाँ पे गांधी जी अगेन सक्सेसफुल हो रहे हैं एक लोकल सत्याग्रह में। सॉरी 1918। देन कम्स द लास्ट सत्याग्रह, लोकल सत्याग्रह। इसके बाद रोलेट होगा खेड़ा सत्याग्रह। ये भी हो रहा है हमारा 1918 में। तो खेड़ा में ऐसा क्या चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से सत्याग्रह करना पड़ा? हाँ,
1917 में खेड़ा में आया था फेमीन, जिसकी वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली अगर आपकी क्रॉप नॉर्मल क्रॉप के 25% से भी कम है, लेट सपोज आपकी 100 क्विंटल क्रॉप होती है ऑन एन एवरेज, और किसी साल आपकी उसका सिर्फ 25% भी नहीं हो पा रही है, लेट सपोज 20 क्विंटल हो रही है, 22 क्विंटल हो रही है, अगर इतनी कम आपकी क्रॉप हो रही है, 75% कम क्रॉप हो रही है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू नॉट टू पे द टैक्स, नॉट टू पे द रेवेन्यू। आप रेमिशन ऑफ टैक्स को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन खेड़ा में बनी हुई थी। जो फार्मर्स थे वो कह रहे थे कि हमारी क्रॉप काफ़ी कम हुई है, 75% से ज़्यादा कम हुई है, बट ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थे वो कह रहे थे कि नहीं, आपकी ज़्यादा हुई है, यू हैव टू पे द टैक्स। 25% फेल होगी कि 75%? 75% अगर फेल हुई है देन दे आर एंटाइटल्ड फॉर रिमिशन ऑफ द रेवेन्यू। ये प्लीज एक बार रिपीट करना ये वापस से। देखो, जितनी टोटल आपकी नॉर्मल एवरेज क्रॉप होती है, लेट सपोज आपकी क्रॉप एवरेज होती है 100 क्विंटल्स, अगर किसी साल ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज आपकी एवरेज से 75% और अबव क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर रेमिशन ऑफ पेइंग ऑफ रेवेन्यू। तो आप रेवेन्यू पे करने के लिए रेमिशन को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। तो ऐसी सिचुएशन थी जिसमें फार्मर्स कह रहे थे कि वी आर एंटाइटल्ड फॉर रेमिशन, और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ थी, डीसी था, उसने इंक्वायरी करी थी जिसने कहा कि नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड, आपकी क्रॉप ज़्यादा हुई है। एट दैट टाइम गांधी जी इंटरवेंस, और इस खेड़ा सत्याग्रह में जो गांधी जी के एसोसिएट्स थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, एंड देन अनासुया साराभाई अगेन, J.K. Parekh. These were associates of Gandhiji in this satyagraha. क्लियर? तो यहाँ पे इन एसोसिएट्स के साथ गांधी जी सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी एक फोर्स बनाएंगे 2000 पीजेंट्स की, जो कि नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे, एंड दे डिसाइड कि हम रेवेन्यू को पे ही नहीं करेंगे, जो एंटाइटल्ड है वो ना पे करने के लिए। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ साइमल्टेनियसली आर्बिट्रेशन भी चल रहा था और एक प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ठीक है, वी विल कंसीडर दैट। और उसी टाइम पे खेड़ा में राबी सीज़न आ चुका था। ये खरीफ क्रॉप की बात थी जब ज़्यादा रेनफॉल हुई थी। खरीफ कौन सा सीज़न होता है? रेनी सीज़न जो होता है। राबी, हाँ जी, विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न का टाइम आ चुका था, तो राबी क्रॉप काफ़ी अच्छी हुई थी, एंड फार्मर्स वर इन पोजीशन टू पे द रेवेन्यू एज वेल। तो कहीं ना कहीं पे फार्मर्स वर नॉट वेरी विलिंग कि हम प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें, और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि कुछ मिडिल ग्राउंड मिल जाए इस चीज़ को लेकर। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ सेट की जो जो पे कर सकता है वो पे कर दे, और जो नहीं पे कर सकता वो ना पे करे। इट मीन्स कि जो रिच पीजेंट्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, दे शुड पे, और जो वीकर फार्मर्स हैं दे शुड नॉट पे। क्लियर? बट गांधी जी वॉज नॉट वेरी हेल्पी विद दिस कंक्लूजन कहीं ना कहीं पे, बिकॉज कौन अमीर है कौन गरीब है वो डिसाइड करने की अथॉरिटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो बट अ टोकन कंपनसेशन वॉज देयर कि ठीक है, कुछ लोगों को मना कर दिया जाएगा पे करने के लिए, कुछ लोगों को बचा दिया जाएगा। सो इट वॉज ए पार्शियल सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी। सो ये 3 लोकल लेवल पे हम सत्याग्रह होते हुए देखेंगे। डुंगली चोर वाला भी यही था, जिसमें मोहन लाल जी थे एक इनके एसोसिएट। टेल यू द एग्जैक्ट नेम। कहाँ पे पढ़ा आपने डुंगली चोर? आए हुए क्वेश्चन है? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इस टाइम पे गांधी जी के एक एसोसिएट थे जिनका नाम था मोहनलाल, जिनका नाम था श्री मोहनलाल। और ये सारे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट के बीच में श्री मोहनलाल जी ने क्या किया, रात को जाके सारी की सारी अपनी अनियन की जो फसल थी वो काट ली।
सर ये खेड़ा सत्याग्रह में थे? हाँ जी, खेड़ा सत्याग्रह में थे। ओके सर। और ये रातों रात ये फसल काट लेते हैं बेचने के लिए कि फसल दिखेगी ही नहीं, तो हम किस उस पर रेवेन्यू कहाँ से देंगे, तो इसलिए उनको एक निक नेम दे दिया गया डुंगली चोर। काम तो अच्छा किया था पर नाम के साथ चोर मिल गया हमको। तो ये भी एक इंसिडेंट इस खेड़ा सत्याग्रह के दौरान होते हुए हम देख रहे हैं। तो ये जो 3 लोकल एजिटेशंस थी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि गांधी जी को अपने जो सत्याग्रह का जो टेक्निक थी उसको लोकल लेवल पे अप्लाई करने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि अगर हम लोगों को ट्रेन करेंगे तो इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंडली, अभी तक जो कांग्रेस की अप्रोच थी वो या तो मॉडरेट थी या एक्सट्रीमिस्ट थी, जिसका अभी तक बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया था नेशनल मूवमेंट में। हमने हिस्ट्री की क्लासेस में इसको डिटेल में इस चीज़ को स्टडी किया था। बट अब लोगों के सामने एक ऐसा लीडर आ रहा था जो लोकल लेवल पे जाके लोगों की समस्याओं को हल कर रहा है। क्लियर? तो आगे कदम रॉलेट एक्ट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी से रिलेटेड जो फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। सर हाँ जी सर 1915 का जो एक वीराग्राम का एक सत्याग्रह था उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। 1915 वाला? ओके। सर इंडियन कस्टम्स वाला। हाँ बिल्कुल, उसमें ये था जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे उन्होंने गांधी जी को कहा कि इफ़ देयर इज़ एनी इशू, आपको कोई भी चीज़ इंडिया में परेशान करती है तो यू कम टू मी डायरेक्टली। तो गांधी जी को उस टाइम पे अ पर्सन अप्रोचेस जिसका नाम था मिस्टर मोतीलाल, ही वॉज अ टेलर। टेलर मोतीलाल अप्रोचेस गांधी जी कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में और इस चीज़ के बारे में कि रेलवेज में जो 2nd क्लास और 3rd क्लास इंडियंस ट्रैवल कर रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। तो गांधी जी गोज एंड अप्रोचेस जो उस टाइम पे हमारे वाइस रॉय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और उनको कंडीशन के बारे में बताते हैं, कस्टम ऑफिस के बारे में भी और 2nd क्लास और 3rd क्लास ट्रैवल के बारे में भी। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उनकी प्ली के ऊपर वो एक्शन ले लेंगे और वो कस्टम ऑफिस को भी बंद कर दिया जाएगा और कंडीशन को भी ठीक करने के लिए ही गिव्स एश्योरेंस। तो गांधी जी ने इसके बाद कहा था कि इट इज़ द एडवेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। क्लियर? ओके सर, थैंक यू।